टेकिंग फॉरवर्ड द बॉयल्स लॉ, मैंने ये 3 ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए दानिश आपको, और वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ देम। एंड साथ में एक और पैरामीटर होता है, मतलब एक और अलग पैरामीटर नहीं बट रिलेटेड ही है। अभी हमने जो देखा है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखा है, दैट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी को जनरली हम लोग रो से डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। दैट implies density is inversely proportional to volume for any given mass. Density will be, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा फिक्स्ड मास है, जैसे 5 kg कोई चीज है, उसको हमने स्ट्रेच करके उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वॉल्यूम को कॉम्प्रेस कर दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इज इट राइट? Yes, sir. सो कैन आई से इन दैट सिनेरियो 1 and 2 को मिला करके P विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हम्म, इज इट Yes, राइट? sir. ठीक है ना? तो बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन जो है वो एक, ये एक्सप्रेशन भी बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो ये है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसका अगर ग्राफ हमको बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? रो वर्सेस P का ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी a straight line passing through the origin, right? हेलो। Yes, sir. P and रो का ग्राफ जो होगा दैट विल बी a straight line passing through the origin। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पर स्लोप जो होगा वो क्या डिपेंड, किस चीज पर डिपेंडेंट होएगा? ऑब्वियसली स्लोप, पहले P एंड V वाला जो स्लोप था, यहाँ पर हम देख रहे हो या यहाँ पर देख रहे हो, प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आ जा रहा था? द थीटा वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्लोप वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट ना? तो यहाँ पर रो अगर Yes, sir. लिखा है, दैट मीन्स सिंपली वी हैव रिटन 1/V, राइट? Yes, sir. है ना, मतलब तो दोनों का सेम ही है। 1/V लिखूं या रो लिखूं? सो यहाँ पर फिर से हमारा क्या होगा? दिस विल बी, द इंक्रीजिंग साइन विल बी लाइक दिस, T1 will be less than T2, which will be less than T3, right? Yes, sir. ओके, ये 3 ग्राफ के बारे में अगर हम लोग को देखना है तो ये 3 ग्राफ कैसे होएंगे? सी, वहां पर हमारा रिलेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब अगर लॉग हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ लॉग लिया अगर हमने तो लॉग पी प्लस लॉग वी
is equal to some constant again, right? इधर भी log लेंगे तो Yes, sir. log के बाद भी वो constant वैल्यू ही रहेगा. That implies log p is equal to constant minus log v. ठीक है. And we have to draw the plot between log p and log v. So it is going to be a straight line, right? और कुछ इस तरीके से होगा ये स्ट्रेट लाइन. This might be log v and this will be log p with slope. ये m की वैल्यू -1 है. यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना. तो ये y है, ये x है, m इज -1. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. तो इसका स्लोप -1 हो गया और ये इस तरीके से लाइन हो जाएगा. और अच्छा, ये कांस्टेंट जो होता है, मान लो एक्स एक्सिस पे वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, log v इज इक्वल टू 0. तो log p will be equal to constant, right now. यानी y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. और ये वाला जो कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? टेम्परेचर. हायर विल बी द टेम्परेचर, more will be the, or higher will be, larger will be the constant, smaller will be the temperature, smaller will be the constant. Am I making sense? अब Yes, sir. ऐसे में अगर हम कोई दूसरा पीवी ग्राफ, log p log v ग्राफ बनाते हैं और मान लो वो ऐसे आता है, तो व्हाट कैन वी से? ये भी तीन अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आते हैं, दिस इज सपोज T1, T1, T2 and T3. So what will happen? It is going to be like this. Temperatures are going to increase in this fashion, right? T3 greater than T2 greater than T1. क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट इन लाइंस का जो है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, यानी वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इस लाइन का जितना बड़ा रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर उतना हायर रहेगा. इज इट ओके? Yes, sir. Let me draw this graph, PV square versus V graph. We know that PV is equal to constant, PV is constant, ठीक है. दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? PV स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू V. ठीक है. ये मेरा Y वेरिएबल है और X वेरिएबल मेरा V है. इज इट ओके? तो PV स्क्वायर वर्सेस V का ग्राफ कैसा आएगा? Y is equal to mx, right? Yes, sir. It will simply become something like this, right? ये बात समझ में आया? Yes, यहाँ sir. पर भी T1, T2 एंड T3.
टेम्परेचर इंक्रीज किधर होगा? तीसरा इक्वेशन क्या था? पी स्क्वायर वी वर्सेस वी। पी स्क्वायर वी वर्सेस वी को कैसे प्लॉट करेंगे? तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है ना? दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू पी, ठीक है। और हमको ये भी पता है इसी से कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मेरा y वेरिएबल है, ये x वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल मेरा क्या है? v, ठीक है। और p और v के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? तो p is inversely proportional to v. So I will have to write something like this. सॉरी, इसके बदले इसको अगर रखेंगे तो थोड़े से कंफ्यूज होंगे। लेट अस पुट y, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v। अब कांस्टेंट इनटू p है, यहाँ पर आई वी नो दैट pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब p इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय v, तो कांस्टेंट स्क्वायर बाय v हो जाएगा। कांस्टेंट स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट। तो हमारा रिलेशनशिप कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय v, दैट इम्प्लाइज y v इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन y वेरिएबल एंड v वेरिएबल, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ? कैसा होगा y और v का ग्राफ? और y हमारा क्या है? p स्क्वायर v है, और v तो v ही है। y, दिस इज y, राइट ना? y और v का ग्राफ कैसा Yes, होगा? sir. Parabolic. हाइपरबोलिक। कल पैराबोलिक बताया था क्या मैंने? No, sir. हाइपरबोला ही बोला था ना? Yes, sir. हाइपरबोलिक इन नेचर, सो इट इज हाइपरबोलिक। कहीं पर भी अगर ऐसा रिलेशनशिप आता है, x variable into y variable is equal to constant, that is always going to be hyperbola, and that too एक special type of hyperbola called rectangular hyperbola, to be specific, hyperbolic in nature, and it is rectangular hyperbola, rectangular, gular, rectangular, rectangular hyperbola, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके, let me move on to the next thing. और फर्स्ट बॉयल्स के बाद का लॉ जो है ना, दैट इज चार्ल्स लॉ। Charles law. It was given in 1787, and Charles law studies the relationship between it explains the dependency of volume of
fixed mass of a gas, fixed mass of any gas on temperature at fixed pressure or constant pressure. ठीक है. So, and what is the relationship? So it primarily looks at the dependency of volume and temperature, V versus T. V versus T. पहला वाला क्या था? बॉयल्स लॉ क्या था? P वर्सेस V, वेरिएशन ऑफ P वर्सेस V. और चार्ल्स लॉ क्या है? वेरिएशन ऑफ V वर्सेस T. ठीक है. अब ये एक Yes, sir. बोलता क्या है कि ओके, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि वॉल्यूम, एक चीज होती है वॉल्यूम इंक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर. ठीक है. वॉल्यूम इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे ये दोनों एक दूसरे के. ठीक है. और बट अभी इसमें भी लाइक देयर इज समथिंग सम कैच, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्केल, और स्केल को हमने अल्टर किया एंड वी फाउंड दैट ये जो रिलेशनशिप निकाला गया था, वॉल्यूम इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर, दैट वाज वैलिड फॉर सेल्सियस स्केल. ठीक है. ऑन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल अगर हम लेते हैं तो डिपेंडेंसी वॉल्यूम और टेम्परेचर की कैसी रहती है? इट डिपेंड्स लीनियरली. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए एक्चुअली हमको केल्विन स्केल पे जाना पड़ता है. ठीक है. हाउएवर टेम्परेचर टेकन ऑन केल्विन scale is directly proportional to volume. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द गैस. ओके. अब यहाँ पर एक चीज और भी हमको समझने की जरूरत है. पहले इस गे लुसिक के सॉरी चार्ल्स लॉ के आने के पहले, ठीक है, दिस स्केल वाज नॉट एग्जिस्टेंट. तब हमारे पास सिर्फ सेल्सियस स्केल हुआ करता था. बात समझ में आ रही है? बिफोर चार्ल्स लॉ, बिफोर चार्ल्स लॉ there was no Kelvin scale. ठीक है. The Kelvin scale of temperature
This is also known as absolute absolute scale of temperature measurement came into being as a result of चार्ल्स लॉ। ठीक है, सो केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल जो है दैट इज आउटकम ऑफ विच लॉ? चार्ल्स लॉ। याद रहेगा हम लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब चार्ल्स लॉ होता क्या है? ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर हम लोग ये सेल्सियस स्केल पर लेते हैं, ठीक है, इफ वी हैव टेकन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, देन फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट फिक्स्ड प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस will increase by will increase by a factor of 1 by 273.15 with respect to its initial volume। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी गैस का हमने ये लिया, इतने में गैस डाल के रखा है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है, इज इट ओके? और ऐसे में हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सपोज टी डिग्री सेल्सियस पर था, सॉरी स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस पे था, और इसको बढ़ा करके हम लोग ले करके गए T+1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, सो टेम्परेचर को अगर मैं टी डिग्री सेल्सियस से T+1 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाता हूँ, तो टी डिग्री सेल्सियस पर मान लो मेरा वॉल्यूम है V0, ठीक है, तो T+1 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर मेरा वॉल्यूम जो होगा दैट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ यानी V0 प्लस V0 बाय 273.15 हो जा रहा था। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस थिंग? It increases by a factor of 1 by 273.15। Are we getting this point? यस सर। For every 1 degree rise in temperature, ठीक है, the volume of the gas was increasing by a factor of, not by a factor of, but what was increased by an amount of 1 by 273.15 times its initial volume। That is how the variation is। So अगर ये यहाँ से यहाँ पर जाता है by change in 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज पर ये कितना जाएगा? So this can be simply written as Vt is equal to V0 into 1 plus delta T into this factor 1 by 273.15, right now? यस सर। ठीक है, या Vt2 और T1 ले सकते हैं इसको, where T2 minus T1 is equal to T2 minus T1 is equal to delta T। इसको T2 ले लो, बाकी के इसको स्केल्स में भी सेम होगा? क्या क्या? बाकी के स्केल्स में भी सेम होगा? नहीं, बाकी के स्केल्स में सेम नहीं होगा, ठहर जाओ एक सेकेंड। अब इस चीज को अगर हम लोग
देखते हैं ध्यान से। तो कैन आई राइट दिस इज समथिंग लाइक दिस, 273.15 प्लस डेल्टा टी, जो भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी कैन बिकम, या फिर ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं ये वाले सिस्टम के हिसाब से, मे बी वी कैन कॉल वी जीरो एज एज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वी नॉट इज अ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? सो आई कैन अज्यूम दैट V naught is nothing but volume of gas at 0 degree, sorry, 0 degree Celsius, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इसको रिड्यूस करके मैं फिर से लिख सकता हूँ, और यहाँ ये रिलेशन जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखा ही था पहले, ये अभी मॉडिफाई करके थोड़ा ये कर दिया। सो और T2 को रहने देता हूँ, एंड यहाँ पे माई डेल्टा टी विल सिंपली बिकम T-0। ठीक है, इसको T-0 लिखूं या T लिखूं, इज द सेम थिंग। तो हाँ, तो VT मेरा क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू 273.15 प्लस डेल्टा टी, या मे बी T ओनली। ठीक है, बाई 273.15, and that means VT by V naught is equal to 273.15 plus delta T divided by 273.15। ये जो वैल्यू होती है हमारी, इसी को हम बोलते हैं, ये अगर डिग्री सेल्सियस में है तो दिस इज व्हाट, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, राइट। डिग्री सेल्सियस में जो डेल्टा टी इज इन डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस 273.15, राइट। और यस सर। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जब हम केल्विन स्केल पर जाते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। ठीक है, when temperature is on Kelvin scale, राइट। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3, and so on so forth. It will be valid for fixed mass
of gas at fixed pressure, right? We are not changing the pressure and we are not changing the mass of the gas, and under such circumstances we are what we are having is V is directly proportional to T. ठीक है, और यहाँ पर हमको जो मिला वो क्या मिला, V is not directly proportional but it is linearly dependent on Celsius scale temperature, right? यस सर। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के दो फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट ये है टेम्परेचर स्केल। अब आपसे एक थोड़ा सा एप्लीकेटिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज फिक्स्ड फॉर या सेम फॉर ऑल द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, और इट चेंजेस विथ change in the relationship changes with change in temperature scale, right? एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मतलब आप लोगों से, इफ यू आर गोइंग फॉर, so what is the outcome? Volume is changing uh, with change in the temperature. The relationship between volume and temperature for fixed mass of gas and at fixed pressure is changing with change in the scale of measurement of temperature, right? Am I right? Let us have look at the graph, और एक सेकेंड, ग्राफ के पहले okay. एक चीज और, ये इसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं और साथ में एक और नाम भी होता है इसको, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज, this scale is also known as thermodynamic thermodynamic scale of temperature. So absolute scale, absolute temperature scale or Kelvin scale or thermodynamic scale of temperature measurement. These are some of its names. ठीक है, okay. Let us have a look at some of the graphs. और चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट एक्चुअली यही है, दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। एक तो ये हो जाता है
इफ वी आर टेकिंग चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है, चार्ल्स लॉ फॉर फिक्स्ड mass of gas the volume of gas is directly proportional to temperature on Kelvin scale at fixed at fixed pressure. At fixed pressure. ठीक है. The other statement is this can be treated as statement A. There is another statement. Another statement is with respect to temperature on Celsius scale. For fixed mass of gas, the volume of gas increases by 1 by 273.15 times volume of the gas at 0 at 0 degrees Celsius at fixed pressure. ठीक है. That means for fixed mass of a gas, the volume of gas increases by volume at 0 degrees Celsius for every uh, degree rise in temperature at fixed pressure. ठीक है. So if I am going to increase, और यही चीज को वो पहले लिखा है, Vt is equal to V naught 1 plus P या डेल्टा T by 273.15. यहाँ पर मेनी टाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, V naught is equal to V naught into 1 plus alpha delta T, where alpha is equal to 1 by 273.15. ठीक है. ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है लिखने का.
So these are the two ways in which Charles law is expressed. Now let us have a look at the graph. The graph is going to look, if I'm going to draw a graph between volume and temperature, ठीक है, and temperature is on degree Celsius scale, ठीक है, तो it is going to look like what? The graph is going to look something like this. This is volume, this is temperature in degree Celsius, and the graph looks something like this. This graph is going to look something like this. ठीक है? Is it okay? Not only this, एक फिक्स प्रेशर पर ग्राफ अगर हमारा ऐसे दिख रहा है तो दूसरे फिक्स प्रेशर पर ग्राफ कैसे दिखेगा? It will look something like this. और तीसरे पर ग्राफ कैसा दिखेगा? It will look something like this. Are we getting this point? Yes, sir. It is going to be three different graphs. All of them will appear to originate from same point behind the x-axis. Sorry, behind the y-axis. ठीक है? और ओके, नाउ ये जो लाइंस होंगे हमारे, यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर इज फिक्स्ड. सो वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइंस हमको मिलते हैं, दे आर टर्म्ड एज आइसोबार्स. क्या बोलते हैं? आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या है? फिक्स्ड प्रेशर लाइंस or a line along which the pressure does not vary. Making sense? यहाँ पर वेरिएशन हमारा कैसा होगा? विच इज गोइंग टू हैव हायर. अगर ये मेरा प्रेशर P1 है, P2 है एंड P3 है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप दे आर गोइंग टू बियर? तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप में हमारा ऐसा होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज, वहां पे केल्विन वाले स्केल पर हम आएंगे तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है m या जो भी k, ये कांस्टेंट k जो होगा या c, दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये हमको पता चलेगा जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन निकाल लेंगे ना, तो हम लोग को ये चीज ज्यादा क्लियरली रहेगा. अभी के लिए बस ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा c, दिस कांस्टेंट c इज गोइंग टू हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रेशर. ठीक है? इसकी वजह से the pressure is going to increase in this direction, that is P1 is going to be greater than P2 is going to be greater than P3. Is it okay? अब ये है हमारा किस स्केल में टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस में. अगर इसको मैं केल्विन में ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ मेरा कैसा दिखेगा? ग्राफ का नेचर विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, द फॉर्मेट विल चेंज अ बिट. ठीक है? यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिग्री सेल्सियस में केल्विन लिखूंगा और यहाँ पर वॉल्यूम लिखूंगा. यहाँ पर निगेटिव वैल्यू अब नहीं जाएगा, ऑल द थिंग्स विल बी जस्ट पॉजिटिव. ठीक है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के में जीरो के नीचे टेम्परेचर नहीं होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल ऑन एब्सोल्यूट स्केल. ठीक है? जस्ट यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, the minimum temperature minimum
temperature on absolute scale is 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये फिर से P1 P2 P3 and P1 is going to be greater than P2 and P3। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ये एरो का साइन इंक्रीज होता है, मैं लिखता हूँ। ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2 which is greater than P3। इट्स ओके। Yes, sir. ओके, अब मान लो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना हो, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई टेम्परेचर ग्राफ मेरा कैसा आएगा? वॉल्यूम बाई टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, V is directly proportional to T, that implies V by T is equal to constant। ठीक है, तो Yes, sir. टेम्परेचर के साथ लें या फिर प्रेशर के साथ लें, ठीक है, या फिर वॉल्यूम के साथ लो, किसी के साथ भी लोगे, और वॉल्यूम, ये क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इस तरह का लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Yes, sir. ठीक है ना, अब लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा हमको कि ये कांस्टेंट वैल्यू तो है, लेकिन ये कांस्टेंट जो है अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव वैरी करता है। जैसे प्रेशर के साथ अगर इसको वैरी करना होगा तो ये इनवर्सली वैरी करता है। ठीक है, राइट। Yes, sir. तो अब ये फिक्स लाइंस भी जो है दे आर गिविंग अस आइसो बार्स ओनली ना, P1 P2 P3। तो प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, राइट। P1 is going to be greater to than P2 greater than P3। ठीक है, और हाँ, नेचर हमेशा यही रहेगा, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, ये हर बार आइसोबार्स ही देगा, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। और रिलेशनशिप भी हमारा यही रहेगा, P1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन P2 विच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन P3। ग्राफ में यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी लेंगे, ये वाला एक्चुअली हमारा कांस्टेंट रहता है, तो ड्राइंग जो होगी हमारी इसी तरह की होगी। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अभी तक रियलिटी में जो मिनिमम टेम्परेचर हम अचीव कर पाए हैं, मिनिमम पॉसिबल 0 डिग्री सेल्सियस है, बट हमने जो अचीव किया है टेम्परेचर, या फिर जो अचीव किया जा सकता है, एक्चुअली जो हमने कर लिया है, दैट इज इक्वल टू 0.0001 Kelvin in uncontrolled processes, controlled process। ठीक है, और 0.0014 Kelvin in controlled process। ठीक है, दिस इज द मिनिमम अटेन्ड टेम्परेचर, मिनिमम एक्सपेरिमेंटली अटेन्ड टेम्परेचर, या मिनिमम अटेन्ड टेम्परेचर फिजिकली। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस अभी तक हम लोग अटेन नहीं कर पाए, एंड इट इज
मतलब theoretically predicted that it is almost impossible to attain this 0 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो अटेन कर पाना is kind of impossible. ठीक है, that we will see why it is impossible and things like that when we are going to deal into that part. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर में उसका रीजन वगैरह पढ़ेंगे. नाउ द सो चार्ल्स लॉ से क्या क्या चीजें हमको मिली? एक तो मिला हमको आइसोबार्स का कर्व, ठीक है, इक्वल प्रेशर कर्व. दूसरा चीज क्या मिला हमको? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. और तीसरा वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप. तो चार्ल्स लॉ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, हेलो. चार्ल्स लॉ के बाद थर्ड लॉ जो होता है दैट इज गैल-लुसेक लॉ. 1809. This gives a relationship between pressure and temperature. It says that for fixed mass of a gas, at having fixed volume, pressure of the gas is directly proportional to temperature in, ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट में केल्विन स्केल यानी एब्सोल्यूट स्केल के टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. That implies P is going to be directly proportional to temperature, Kelvin. ठीक है, that is our Charles law. अब सॉरी गैल-लुसेक लॉ. सो अभी अब अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, तो दिस इज गोइंग टू कम समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये तीनों लाइंस अलग अलग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगी. Am I making sense? और इन वॉल्यूम लाइंस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक लाइंस. आइसोकोरिक लाइंस या आइसोकोरिक कर्व्स. आइसोकोरिक कर्व्स का मतलब क्या हुआ? अ कर्व अलोंग विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड. कर्व along which volume of system is fixed. ठीक है, या अनचेंज. यहाँ पर भी हमारा ऐसा होता है कि वॉल्यूम
एक यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, लेट्स से P इज इक्वल टू सी टी, और C और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? C एंड वॉल्यूम आर गोइंग टू बी रिलेटेड एज C इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है, this is how the relationship is going to be. This C, the constant of proportionality, is inversely proportional to V, and therefore यहाँ पर भी it is going to be in this direction, that is V1 is going to be greater than V2 is going to be greater than V3. यानी स्लोप जैसे जैसे लाइंस का बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. स्लोप जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, स्लोप घटेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट? और एक यस सर। मॉडिफिकेशंस और हो सकता है इसके अंदर में, जैसे यहाँ पे जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ना, सी जनरली एब्सोल्यूट जीरो के आसपास आ करके सारे गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं, तो देर इज काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट. ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एब्सोल्यूट जीरो. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दे विल अपीयर टू व्हाट? All of them will appear to converge at this point. ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो के आसपास आकर के, या फिर यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो एब्सोल्यूट जीरो के आसपास आकर के क्या हो जाएगा? दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू फ्रीज डाउन ना. सो एब्सोल्यूट जीरो पे दे आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, बट हाँ दे आर गोइंग टू अपीयर टू बी कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो. और ये टेम्परेचर जो होता है दिस इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दिस टेम्परेचर इज -127.15 273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और 0 केल्विन. So that is their volume, sorry, this graph is between pressure and temperature. नेक्स्ट इसका एक और ग्राफ हो सकता है. इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब क्या हो गया? P1/T1 is equal to P2/T2 is equal to P3/T3 will be constant, right now? हेलो. यस सर। ठीक है. So another way to express could be, if I am going to draw a graph between P/T versus either T or B or P, this is going to again look like, right, straight line parallel to x-axis. This is V1, this is V2, this is V3, right? So V1 is going to be greater than V2 is going to be greater than V3. ठीक है, और चौथा लॉ जो होता है इसके अंदर में, दैट इज there is something called Avogadro law. Avogadro law. It came into being in 1811. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, if we remember. ठीक है, अभिषेक और इसको नहीं पढ़ा है मैंने, रुबीसा को. I should must tell this.
एवोगैड्रो लॉ एक्चुअली लॉ नहीं है, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस 1800 नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है आप लोगों को भी। इसमें ये था कि फॉर फॉर ये वॉल्यूम ऑफ गैस, volume of gas is directly proportional to directly proportional to number of gaseous particles present at fixed temperature and pressure. That means if we are going to fix the temperature and pressure, volume is going to be directly proportional to number of particles, that is moles. ठीक है, at fixed T and P, right? Yes, sir. Okay. So from all these four things, finally what do we have is uh, a real gas equation. Combining all these four, ये हमारा फोर्थ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके पहले ये हमारा थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है। इसके पहले ये हमारा सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, so this was second piece of information, and then Boyle's law में we had first piece of information, ठीक है। This was first piece of information. So ये चारों laws को मिला करके, ये चारों laws को मिला करके we can combine it and we combined it and it became something called as ideal gas equation, ठीक है ना। Combined equation of state for ideal gases, ठीक है। चार हमारे पास क्या है, P is inversely proportional to V, ठीक है। उसके बाद क्या है, V is directly proportional to T, P is directly proportional to T and V is directly proportional to N। ये चार इंफॉर्मेशंस हैं और इन चारों को हम कंबाइन करते हैं, चारों को कंबाइन करके हमको फाइनल चीज जो मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। PV इज इक्वल टू N of, actually PV is directly proportional to N into T और
ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट कॉल्ड आर, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आर जो होता है, आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, proportionality also known as, ठीक है, also known as universal gas constant. Is it okay? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस R की वैल्यू जो होती है, सी सेकेंड और थर्ड को अगर हम कंबाइन करते हैं ना, तो वी विल गेट पीवी इज डायरेक्ट, वॉल्यूम भी टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर भी टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इससे P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो दूसरे और तीसरे को मिला करके पीवी इज, दूसरा तीसरा और चौथा, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी स्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ से हमको सिर्फ ये लेना होता है कि जो टी स्क्वायर आया है ना, उसका एक टर्म टी जो है, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में टी स्क्वायर आ जाएगा। बट खैर, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है दैट इज ऑफ नो सच ग्रेट यूज। हमारे लिए यहाँ पर जो ग्रेट यूज की चीज है वो ये है, और यहाँ से बैक ट्रैक पर हम ये देख पाए कि हमने जो भी लॉज डिड्यूस किए थे उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने ये बोला था बॉयल्स लॉ में कि नंबर ऑफ मोल्स, मास को फिक्स कर लीजिए और क्या, टेम्परेचर को फिक्स कर लीजिए, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एन और टी को कांस्टेंट कर लिया हमने, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बॉयल्स लॉ आ जाता है। चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस एंड फिक्स्ड प्रेशर। P और N को फिक्स कर दिया तो V और T के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। गेल-लुसेक लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम और N को कांस्टेंट किया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और T एंड P को फिक्स किया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो ये चारों लॉज जो हैं they become verified fact from this ideal gas equation, right? This equation is called ideal gas equation. याद रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन में R की जो वैल्यूज होती हैं वो दो या तीन अलग वैल्यूज में आपको अभी बता रहा हूं। पहला वैल्यू जो होता है वो होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सर अगर कैलकुलेशंस में 25/3 भी रख सकते हैं ना? हाँ 25/3 भी रख सकते हो। 25/3 इसलिए रख सकते हो क्योंकि 8.33 जो होता है दैट इज 25/3। सो कैलकुलेशन में दिस कैन बी इजीली saved as 25/3 जूल्स पर केल्विन मोल, ठीक है। और जूल्स पर केल्विन मोल लेते कब है, प्रेशर का यूनिट अगर मीटर क्यूब में, सॉरी प्रेशर अगर पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम जब मेरा मीटर क्यूब में रहेगा तो हम ये वाला यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों एसआई यूनिट में अगर है तो आर का भी हम एसआई यूनिट वैल्यू जो है उसको यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। बट प्रेशर और वॉल्यूम मान लो किसी दूसरे यूनिट में है, जैसे एटमॉस्फेयर में भी ये हो सकता है और ये लीटर में होता है वॉल्यूम,
तो एटमॉस्फेयर लीटर में जब रहेगा तो ये वैल्यू जो है ये कुछ डिफरेंट हो जाती है, इट बिकम्स 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन मोल। ठीक है, ये कब यूज करेंगे हम? जब हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में हो। मान लो एक एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है और एक मीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो मीटर क्यूब वाले को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर ये वाली व्यू यूज करनी है तो हमको एटीएम वाले को क्या करना होगा, पास्कल्स में कन्वर्ट कर लेना होगा, तब ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इस चीज को यस हम सर। लोग 1/12 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिस कैन बी इजीली अप्रोक्सीमेटेड विद 1/12। ठीक है, और एक तीसरी वैल्यू भी होती है कैल्विन में, 1.9, रफली 98 होता है। कैल्विन बोल रहा हूँ, कैलोरी, कैलोरी पर कैल्विन मोल। और इसको रफली हम लोग 2 कैलोरी पर केल्विन मोल लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। दीज वैल्यूज आर फॉर कैलकुलेशन पर्पस। इज इट ओके? यहां तक की बात सारे लोगों को समझ में आई? और एनी प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, अब यहां से वंस वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन, यहां पर हमको क्या जनरेट हो रहा था? आइसोथर्म आ रहा था। बॉयल्स लॉ में हमको क्या आ रहा था? आइसोथर्म। ठीक है, ये क्या है? चार्ल्स लॉ में क्या आ रहा था? आइसोबार्स। राइट, यहां पर क्या आएगा? आइसोकोर्स। इज इट ओके? तो अब हम इनके बीच में और जो भी स्लोप वगैरह था, जो कांस्टेंट था यहाँ पे, उसके साथ रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हमने लिख रखा है। और मतलब वहां पे तो मैंने बस बता दिया था ना कि टेम्परेचर ऐसे होता है, क्यों होता है ये नहीं बताया था मैंने। राइट, दैट कम्स फ्रॉम हियर। जैसे अभी अगर हम ये देखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दिस कांस्टेंट इज नथिंग, सी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर सी और टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट ना? यस सर। ओके, दूसरे वाले को देखते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो आएगा, यहाँ से क्या आएगा? p इज इक्वल टू एन आर बाई पी। v इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t में, सपोज c, तो c और p के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा? इट विल बी एन आर बाई पी, राइट? दैट इम्प्लाइज c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। और यही हम लोगों ने वहां पर किया, जिसका स्लोप कम है, दिस c इज रिप्रेजेंटेटर ऑफ स्लोप, यहाँ पर या यहाँ पर भी, कहीं पर भी, हर जगह पे, राइट? स्पेशली इस वाले केस में, vt वाले में c वाज रिप्रेजेंटेटर, vt लाइन में c वाज रिप्रेजेंटेटर ऑफ द स्लोप, रहेगा ना? v यस इज सर।
v इज इक्वल टू सी टी, तो c क्या दे रहा है, स्लोप ही देगा ना v और t के कर्व में, ठीक है। यस सर। और ये c p के साथ कैसा रिलेशन लिए हुए है, इनवर्स रिलेशन, तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली आइसोकोर का भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, let it be. Let me move on to something. ठीक है, सर आपका लेक्चर कब तक है? नहीं, एक क्वेश्चन करा करके और फिर मैं खत्म ही करता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, दो चीजें मुझे करानी है। ओके, ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन से आई हैव टू मेकिंग यूज ऑफ दिस, विल बी ड्राइंग सम मोर रिलेशनशिप्स, ठीक है। एप्लीकेशंस Boyle's law and ideal gas equation, ठीक है। एक चीज होती है लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर है, तो एन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, पीवी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। तो N यस को सर। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यस सर। राइट। ये हम सारे लोगों ने पढ़ा है, एम आई राइट। यस सर। फर्दर इसको मैं कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ क्या, मॉलिक्यूलर मास को मैं कैपिटल एम लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज कैपिटल एम या एम डब्ल्यू, ठीक है। और मास को एज इट इज रहने देता हूँ, एंड वॉल्यूम को नीचे ला करके डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो आर टी हो गया, दैट इम्प्लाइज दिस इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, यस सर। ठीक है। P into molecular weight by RT is equal to density. This is one relationship which we can have. Maybe fifth one, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लिया हम लोगों ने, सर एक मिनट। एक से, अच्छा ठीक है।
डन सर। ओके। और दूसरी चीज इसके अंदर में जो है, द सेकेंड थिंग इज, अभी तीन चार चीजें और भी रहेंगी बट वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा मैं। दो चीजें बता के फिर मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। ये सेकेंड चीज है, इसको बताते हैं। There is something called as Dalton's law of partial pressure। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है या ये होता क्या है? It simply says that if we have mixture of gases, mixture of gases, ठीक है, uh, where gas 1 has N1 moles, gas 2 has N2 moles, gas 3 has N3 moles contribution in the mixture। ठीक है। और it is assumed that each of the gas is occupying the entire volume of the entire volume available to them। ठीक है। मतलब गैस 1 के प्रेजेंट होने से गैस 2 के मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऐसे सिनारियो में इफ टोटल प्रेशर exerted is capital P and each gas individually apply pressures P1, P2 and P3, then P is going to be equal to P1 plus P2 plus P3. This is number 1, number 6, I think, number 6A। ठीक है। And P1 is equal to N1 upon N1 plus N2 plus N3 into capital P. This term is also known as mole fraction of 1 into capital P। ठीक है। This is 6B। रुबीसा एंड गौतम को मैंने अभी मोल फ्रैक्शन नहीं बताया है,
बाकी लोगों को बताया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे 2 मोल हाइड्रोजन के, 3 मोल ऑक्सीजन के और 5 मोल हाइड्रोजन के लिए, तो 2 + 3 + 5, ठीक है, टोटल 10 हो गए। तो ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा दैट विल बिकम 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज 2/10, और 0.2, ये 3/10 0.3, एंड 5/10 0.5। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, मोल फ्रैक्शन गिव्स or represents the relative molecular presence of any particular species, ठीक है, in a mixture। मोल फ्रैक्शन क्या करता है? मोल फ्रैक्शन represents a relative presence of, good morning, हाँ, relative presence, हाँ, of a, हाँ, gaseous species in a mixture, in a mixture, ठीक है। Simply they've given by xi is equal to ni by sigma ni। सिग्मा ni का मतलब n1 n2 n3, n1 + n2 + n3, सो ऑन सो फोर्थ। और ni का मतलब जैसे फर्स्ट कंपोनेंट है तो पहला वाला का 1, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 3, एंड xi का मतलब वो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। i इज वेरिएबल, i कैन बी 1 2 3, तो 1 होगा तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू n1 बाई n1 + n2 + n3, जितने भी होंगे वो सबको ये। so this is what this is, ये जो 2 + 3 + 5 किया, दिस इज नथिंग बट सिग्मा ni, ठीक है। सिग्मा नोटेशन होता है, अरे पता नहीं आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये समेशन का नोटेशन होता है, ठीक है। सो यहां से मैं कुछ, ये तो स्पेसिफिक हुआ, जेनरिक इक्वेशन जो लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू कैपिटल पी, ठीक है। ये है मेरा 66B, वेयर पी आई जो है वो क्या है मेरा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। द इंडिविजुअल विजुअल प्रेशर अप्लाइड और contributed by individual gases in a mixture is known as its partial pressure, ठीक है। सो पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू कैपिटल पी, that is there, and sum of all the partial pressures will be equal to total pressure, ठीक है। sum of all partial pressure gases is equal to total pressure of the gas, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स,
दिस इज द थिंग विथ वेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और इंटरप्रिटेशन होता है। सर एक अ, मिनट नीचे दिखाओ। हाँ, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर प्रेशर सम अप होकर के टोटल प्रेशर बन रहा है, वैसे ही हमारा ये भी कन्वेंशन है कि टोटल वॉल्यूम का भी हम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम ये अज्यूम करें, अभी हमने क्या अज्यूम किया है कि हर गैस जो है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो उसमें बस ये अजम्पशन रहता है हमारा कि पूरा जो भी गैस है वो एक्चुअली एक पोर्शन में कन्फाइंड है, सच दैट द टोटल प्रेशर बाय ईच गैस इज इक्वल टू पी पी एन पी। सबका प्रेशर जो है वो पी 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 हो। ऐसे कंडीशन में वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में ये वाली चीज नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट सॉरी एब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। हर जगह पे नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पे मिलता है। कम जगह पे मिलता है इसलिए इसके बारे में आइडिया होना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, बस सिर्फ आइडिया के लिए होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ से चालू करूंगा एंड देन वी विल सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ इट। तीन एप्लीकेशंस, चार एप्लीकेशंस और हैं। बैरोमीटर के ऊपर है, प्रेशर राइज इन एटमॉस्फेयर या फिर प्रेशर ड्रॉप इन एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा में वैसे वैसे प्रेशर कम होता है वो। और फिर तुम्हारा बैरोमीटर की रीडिंग्स और बलून्स, एयर बलून्स जो उड़ते हैं। ठीक है, हॉट गैस बलून्स जिसमें ट्रैवल किया करते थे लोग पहले, उसके प्रिंसिपल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन डिफ्यूजन लॉज को डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन लॉज। तो ये थर्ड लेक्चर का टास्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू काइनेटिक थियरी। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक at this point for today. Bye for now.